नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सीएम धामी ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दी गई जिम्मेदारी के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि मैं उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। प्रदेश के विकास के लिए और केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज यूक्रेन से लौटे हुए बच्चों के साथ दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मुलाकात की। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और भारत सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है कि आज हमारे बच्चे युद्ध जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से भी सकुशल वापस लौटे हैं। बीजेपी में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? सूत्रों की माने तो इसको लेकर संगठन के भीतर नामों के पैनल पर विचार हो रहा। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नामों की भी चर्चाएं तेज हैं। इस पूरी कवायद के बाद ये तो साफ है कि बीजेपी के उत्तराखंड अध्यक्ष मदन कौशिक जिस तरह से आरोपों के घेरे में आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता उनकी जांच होने की बात कह रहे हैं, तो पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित मंडी समिति के गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आगामी 10 मार्च को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मतगणना होगी, उसके परिणाम सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बना रही है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग, और आज मैं मीडिया में पढ़ रहा था कि साहब हम गवर्नमेंट बनने की संभावना है, निर्दलीय जीत कर बड़ी संख्या में आने वाले हैं। तो उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा नेशनल पार्टी को ही अपना पक्ष दिया है, अपना मतदान किया है। और उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि सरकारें एक दल की ही अच्छी होती हैं, वही ठीक से विकास कर सकती हैं और राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए इस बार उत्तराखंड की जनता ने मतदान किया है। 5 साल का। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। दिनेशपुर वार्ड नंबर 4 में यूक्रेन से अपने घर पहुंचा छात्र अमन राय के आवास पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अमन राय का अभिनंदन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गंगा के तहत रूस और यूक्रेन के मध्य विशाल युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को अपने वतन सकुशल वापस लाकर देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही। इस मिशन से प्रधानमंत्री जी ने सबका दिल जीत लिया है। अजल भाई, मैं सबसे पहले जो यूक्रेन से हमारे बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने के किसी प्रदेश के भी हों, बहुत सुरक्षित स्वदेश लौट के आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और भगवान का मैं धन्यवाद दूंगा कि इस महायुद्ध में भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चों की जीवन बची। इसके पश्चात मैं हिंदुस्तान की सरकार का, मैं मोदी जी का धन्यवाद किन शब्दों में दूं? हमारे पास शब्द नहीं साहब, शब्द छोटे पड़ जा गए, लेकिन इन भारत सरकार के जो काम है अतुलनीय है साहब, अतुलनीय। इन विषम परिस्थितियों में यूक्रेन में अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को उनकी जिंदगी दांव पर लगा के जिस उद्देश्य के लिए संविधान की रक्षा की जाती है, लोकतंत्र को बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है, सरकारें बनाई जाती हैं, उस दायित्व को निभाने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। और आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में दिनेशपुर में हमारे मित्र दीपंकर जी, इनका बेटा यूक्रेन में MBBS के लिए गया हुआ था, जिसका नाम अमन है। आज मोदी जी के प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से आज वह बच्चा हमारे बीच में सकुशल लौट के आया है। हमारे दिल से पूछ के देखो, उनके माता पिता से पूछ के देखो, उस बच्चे के दिल से पूछ के देखो कि यूक्रेन में जहाँ लोग जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी हमारी सरकार ने आउट ऑफ वे जाके काम करके हिंदुस्तान के लोगों के दिल में जगह बनाने का काम किया साहब। मैं एक आम नागरिक के नाते भी और विधायक के नाते भी मैं अपने विधानसभा की तरफ से मैं मोदी जी को और भारत सरकार को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब सरकार हमेशा ऐसी बनी रहे, ताकि विश्व के कोने कोने में हिंदुस्तान का, भारत माता की छवि को बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मैं दीपंकर परिवार की तरफ से, अमन जी के माता पिता की तरफ से, अमन की तरफ से मैं मोदी जी को बहुत बहुत। खबर उत्तराखंड के कालागढ़ से है, जहां एक और छात्र यूक्रेन से सकुशल घर वापस आ गए हैं, वहीं पुत्र को अपने बीच देखकर परिजन बेहद खुश हैं। कालागढ़ के मोहल्ला नायक सराय निवासी छात्र मोहम्मद अबूजर यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में MBBS तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसा अबूजर तमाम परेशानियों से जूझने के बाद अपने घर पहुंचे। मोहम्मद अबूजर ने बताया कि युद्ध की आशंका के चलते करीब 1 महीने पहले ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई थी। इसी दौरान 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद 25 फरवरी को अन्य छात्रों सहित उसने वहां से बस द्वारा रोमानिया बॉर्डर के लिए प्रस्थान किया, लेकिन बॉर्डर पर आने के बाद करीब 15 किलोमीटर पैदल चलने सहित इस दौरान अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। बॉर्डर पार करने के बाद रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट स्थित एयरपोर्ट पहुंचकर हवाई जहाज में सवार होकर दिल्ली और वहां से फिर वो घर पहुंचा। मैं 24 तारीख में वहाँ मुझे जैसे कि सुबह 6 बजे वहाँ ब्लास्ट हुआ, तभी से पैनिक मच गया था एक तरह से। वहाँ से हमने तभी निकले 25 तारीख के लिए रोमानियन बॉर्डर के लिए। वहाँ हमें बहुत दिक्कत आई, ना हमें कोई एम्बेसी मिली। वहाँ हमने 3 दिन वहाँ अपने गुजारे। 3 दिन -7 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ से हम निकले बड़ी मुश्किल से अपने उससे। और फिर वहाँ से हम गए बुकारेस्ट कैपिटल है रोमानिया की, वहाँ 400 किलोमीटर है। वहाँ से बस से गए। बस से जाने के बाद वहाँ 3 दिन स्टे किया हमने। वहाँ भी कोई एम्बेसी नहीं थी। वहाँ से हमने प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट करने के बाद तब हमें बोला गया कि 5 बजे लेके जाएंगे। 5 बजे से हमें फिर वहाँ से बस से एयरपोर्ट लेके गए। हमारी अगले दिन 2 तारीख की रात में 8 बजे फ्लाइट थी, 9 बजे। वहाँ से फिर हम इंडिया आए सुबह 9 बजे। भारत सरकार ने बहुत मदद की, जैसे कि मुझे रोमानिया की कैपिटल से लिया उन्होंने।
कैपिटल से मुझे इंडिया तक, मेरे घर तक पहुँचाया, बहुत मदद की है। बट ये जो एविकेशन है, ये एविकेशन जो है वो रोमेनिया बॉर्डर से किया है, बॉर्डर से करना चाहिए था अंदर से ही, बट इन्होंने दूसरी कैपिटल, दूसरी सिटी से किया, दूसरे कंट्री से। तो हम सभी परेशान थे घर वाले, जब हमारे घर आ गया हम बहुत खुश हुए। तो इतनी बात है, और क्या। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की वतन वापसी शुरू हो गई है। मैंगलोर क्षेत्र से भी करीब 5 छात्र यूक्रेन शिक्षा के लिए गए हुए थे, जिसमें से 2 छात्र अपने घर लौट आए हैं। कस्बे के मोहम्मद राहिम भी यूक्रेन से निकलकर रोमानिया पहुंच गए थे और 3 दिनों से रोमानिया एयरपोर्ट पर ही घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे मोहम्मद राहिम के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहिम ने बताया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद हम घर नहीं लौट पाएंगे। परिजन भी बहुत डर गए थे। हम यूक्रेन से निकलकर रोमानिया सुरक्षित पहुंच गए थे, उसके बाद अपने वतन वापस लौट आए। तो वहीं परिजनों ने भी बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर राहत की सांस ली और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। हम बॉर्डर क्रॉस जब कर गए तो वहाँ पे एम्बेसी की, फिर तब वहाँ पे एम्बेसी की बसेस थी जो हमें शेल्टर होम में ले जाती थी। तो हम शेल्टर होम पहुँचे। शेल्टर होम में तो सही था सब कुछ, वहाँ पे तो सारी व्यवस्था थी खाने पीने की। तो हम वहाँ पे 2 दिन रुके और फिर वहाँ से हमारा ये हुआ कि एयरपोर्ट पे जाएंगे। फिर हम एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी कि जिसका नाम आएगा उसकी फ़्लाइट्स होंगी। फिर वहाँ पे हमें 10 घंटे रुकना पड़ा एयरपोर्ट पे। 10 घंटे के बाद फिर हमारी वहाँ पे फ़्लाइट हो गई। फिर हम उस दिन से इंडिया आ गए। और ये सब जो शेल्टर वेल्टर था, ये सब रोमानियन गवर्नमेंट के जो NGOs हैं वो सब हमें प्रोवाइड करा रहा था। लेके यहाँ तक आए, अपने से गंतव्य तक पहुँचाया। इसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, आपके ही चैनल के द्वारा ये बार बार प्रसारित किया गया ताकि इंडियन गवर्नमेंट जागे, और ये सब आपके ही चैनल के माध्यम से हो पाया संभव। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी भारत सरकार। हरिद्वार के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने साधु समाज की ओर से अपील करते हुए कहा कि आज जो युद्ध की स्थिति बनी है, इसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ज्योतिष गणना के अनुसार 30 वर्ष के बाद मकर राशि में जब भी शनि के साथ मंगल आता है, तब ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे देश प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश एक शांतिप्रिय देश रहा है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संयम और शांति बनाए रखने के आग्रह और रूस और यूक्रेन को स्वीकारना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत के साधु समाज की ओर से अपील करते हैं कि दोनों देश आपस में बैठकर वार्ता करें और संयम और शांति बनाए रखें। इस अवसर पर उन्होंने यूक्रेन में फंसे बच्चों की सकुशल वापसी को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना भी की। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना हेतु विधानसभा वार बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण कर मतगणना तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को अपने अपने विधानसभा के मतगणना स्थल को 7 फरवरी से पूर्व निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांच करने के निर्देश दिए थे, ताकि ये कहीं न कहीं कोई परिवर्तन ना बचे, उसे समय से कर लिया जाए, जो कि कर लिया गया। उन्होंने मतगणना स्थल पर विद्युत व्यवस्था, CCTV कैमरे, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि की समुचित व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए थे। लक्सर के नेतवाला सैदाबाद गांव में वोटर कार्ड बनवाने के लिए परिवार रजिस्टर की फर्जी नकल पेश करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन पंचायत सचिव और एक अन्य को नामजद करते हुए
मुकदमा दर्ज किया है। डीएम के आदेश पर हुई जांच के बाद वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने पुलिस में इसकी तहरीर दी थी। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो गया था। इससे पहले ही प्रशासन ने नए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और संशोधन के समय लक्सर में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे बैरिस्टर सिंह पुत्र सुभाष चंद ने लक्सर की नेतवाला सैदाबाद पंचायत में अपना और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के वोटर कार्ड बनवाने के लिए बीएलओ से आवेदन किया था। वोटर कार्ड बनने से पहले ही तत्कालीन प्रधान पिंकी चौधरी ने इस पर आपत्ति की थी। उनका कहना था कि बैरिस्टर और उनके परिवार के लोगों के वोटर कार्ड मुंडा खेड़ा खुर्द में पहले से बने हैं। 2 जगह वोटर कार्ड बनवाना गलत है। उन्होंने बैरिस्टर सिंह द्वारा पेश की गई नेतवाला सैदाबाद पंचायत के परिवार रजिस्टर की नकल को भी फर्जी बताया था। जांच में इसकी पुष्टि होने पर खंड विकास कार्यालय ने वोटर कार्ड बनवाने का आवेदन निरस्त तो कर दिया पर कार्रवाई नहीं की। माह अगस्त में जो पंचायत के चुनाव में वोटों का काम चल रहा था, इस पक्ष ने बैरिस्टर पक्ष ने अपने गांव में भी सदाबाद में भी मुंडा खेड़े में वोट बनवाई थी। और जब मैंने आपत्ति करी तो इन्होंने परिवार रजिस्टर नकल फर्जी पेश की अपने समर्थन में। मैंने उस नकल को अधिकारियों के संज्ञान में डाला। अधिकारियों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो माननीय न्यायालय के समक्ष में गया। उन्होंने माननीय न्यायालय ने डीएम साहब को आदेश किया। डीएम साहब ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश करा दिए गए हैं और लगता है कि थाना कोतवाली लक्सर में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। परिवार के द्वारा 2 गांव के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की जांच की गई थी, तो उसमें जांच के दौरान उच्च अधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया है कि 2 जगह पर नाम कैसे दर्ज हो गए। इसमें एक अधिवक्ता भी नाम देते नहीं, इसमें वो जांच का विषय, इसमें कौन अभी। डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के 232 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों ने 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 ग्रुप में संपन्न हुआ, जिसमें 116 और 116 प्रशिक्षु बीएसएफ अधिकारियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उच्च मनोबल के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण के दौरान व्हाइट वाटर राफ्टिंग शिवपुरी, रिवर क्रॉसिंग यमुना ब्रिज, ट्रैकिंग रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर, माउंटेनरिंग, राफ्टिंग टीम के अनुदेशक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माउंटेन अर्जुन अवार्डी और पर्यावरणविदों द्वारा प्रशिक्षण को तमाम तरह की जानकारी देकर उनको तैयार किया गया। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एन्जॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एन्जॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत ही एंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी हिम्मत, हमें पता भी नहीं था कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो शायद हमने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर काम किया है। बहुत काम आने वाले आप लोग ये ज़्यादा। क्या नाम है, कहाँ से? 22 में हूँ और मैं उड़ीसा से हूँ। काफ़ी बेहतर जो हमारे ट्रेनीज हैं, इन्होंने 30 वीक से ज़्यादा की अपनी बेसिक प्रशिक्षण अभी तक कंप्लीट कर ली है। इस दौरान आपने देखा यहाँ आने के बाद, जैसे आपको अभी कमांडेंट विराट ने बताया है, तमाम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि बीएसएफ को चल के कई जगहों पे आपदा प्रबंधन में भी रिस्पांस करना पड़ता है। बाय द टाइम हो सकता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ना आ पाएँ, उस चक्कर में इनको ये एक्सपोजर दिया जाएगा। आने वाले समय उनको काफ़ी काम आएगा। हाई एल्टीट्यूड में किस प्रकार इसके सर्वाइव करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे रेस्क्यू करना है, तो काफ़ी इनके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। साथ में उन सबसे ज़्यादा इनका ये बेहतर रहा है कि अपने आप के ऊपर इनका यकीन बढ़ा है। कॉन्फिडेंस लेवल, इतने डिफ़िकल्ट चीज़ें अगर ये कर सकते हैं तो दैट मीन कि हम कर सकते हैं। वो करना आगे आने वाले बच्चे हो, इनके 20 वीक के प्रशिक्षण, 25 वीक के प्रशिक्षण में काफ़ी बेहतर काम आएगा और काफ़ी एक बहुत बढ़िया है इनके लिए एक छोटा सा एक दौर रहा, जो इनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में अभी ट्रेनिंग कर रहे 116 प्रशिक्षणार्थियों का 2 ग्रुप, जो 21 फरवरी से आज 5 मार्च के बीच में 116 के ग्रुप में आए थे 2 वीक के प्रशिक्षण के लिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए। और इन्होंने अपनी 1 वीक की प्रशिक्षण आज पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने इनको
सबसे महत्वपूर्ण है कि हाई एल्टीट्यूड में आपको सर्वाइवल और रेस्क्यू कैसा करना है, उसके टेक्निक्स और उसके तरीके बताए हैं। साथ साथ फ्लड वाटर रेस्क्यू उसके भी हमने तकनीक्स और तरीके बताए हैं जो इनको अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी काम आएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने इनको आपदा प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही साथ आप सबको पता है कि आज यूएवी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हथियार के तौर पे भी यूज़ होता है। यूएवी के बारे में इनको जानकारी दी कि इससे कैसे इंटेलिजेंस हम लें, कैसे इसका यूज़ करें और कैसे जो है हमारे पास इंटेलिजेंस इसको कलेक्ट करें। तो ये टोटल मिला के एक मॉड्यूल बनाया गया था जिसमें इनकी जो प्रॉपर अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास, बुरांस के फूल से चाय और मडुए के बिस्किट समेत अन्य उत्पाद बना रही हैं, जिसकी डिमांड न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। आजीविका मिशन के तहत चल रहे इस काम से 35 से 40 महिलाओं को जहां सीधे रोजगार मिल रहा, वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ। यहां पर आजीविका परियोजना के तहत कार्य करने वाली कमला जोशी ने बताया कि हवालबाग ब्लॉक के हिलांस आउटलेट में साल 2018 से इस तरीके की चीजें तैयार की जा रही हैं। आजीविका परियोजना से ये चीज़ हमको मिली हुई है। यूनिट जो हमारी बनी है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें हमारी हर्बल टी बनती हैं 6 प्रकार की, जैम है, जूस है और हमारे मतलब जैसे सेब का जैम बनता है, कीवी का जैम बनता है। जो हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उन्हीं से हम प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, कच्चा माल ख़रीदते हैं, फिर उसकी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है जो जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड आती है, बाहर से भी आती है, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है और देहरादून जाता है। तो ऐसे करके हमारी 30 महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं हमारे साथ, जिनका एक दिन का हमारा 150 से 200 तक का है। और हमारे साथ अभी एक मुंबई से है, द पहाड़ी स्टोरी करके, तो उनके साथ भी हमारा काफ़ी चाय का काम हो रहा है। जैसे कोविड काल में है, हमारे यहाँ से काढ़ा गया, हल्दी मिक्स गया और हर्बल टी गई, ये चीज़ें हमारी काफ़ी बाहर को इसकी मार्केटिंग होती थी। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर लगे 4 खोखों में अचानक आग लग गई। घटना में चारों खोखे जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने की बात बताई जा रही। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने एक गाड़ी से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे गनीमत ये रही कि आग अन्य दुकानों तक नहीं पहुंची। पीड़ित व्यापारियों ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया। कृषि उत्पादन मंडी समिति के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध युवक भी वारदात के समय घूमते हुए दिखाई दिए। व्यापारियों ने संदिग्धों पर आग लगाने का शक जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि 11 मई 2021 को ये वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस अभी छानबीन में लगी हुई है। और जी दो तो फ्रिज है, 1 लाख के 1.5 लाख तो फ्रिज ही है, फ्रिज है वो है। अच्छा, बाकी तो सामान दुकान में भरा ही, आप देख ही रहे हो, आप देख ही आए ही है। ये तो लग रहा है किसी ने साजिश की है। एक बार पहले भी कर लगाई थी, अभी भी लगा दी, इन बीच में चोरी भी करी। ये 3 लवंडे हैं, इधर से जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। मंडी के कैमरे में 3 लवंडे दिख रहे हैं मेरे को। आपने कैसे देखे 3 लड़के जा रहे? मंडी के कैमरा में लगा है ना, एक बाबू जी की दुकान में उनमें देखा। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? और 4-5 लाख रुपया नुकसान है। अभी तो नया खोखा बनवाया आपके सामने ही। सर मेरा नुकसान जो 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान है। हमारी बराबर में 3 दुकानें और थी सर, इन चारों दुकानों में आग लग गई है। इन चारों दुकान का नुकसान 7 से 8 लाख रुपये। सर हमने 40 चेक की कैमरा मार दी, पीछे के रास्ते 3 लड़के उसमें आई है। सर मैं पुलिस से अपील करता हूँ इस चीज़ की जाँच की जाए जल्द से। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर चंपावत पुलिस को मिली बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कॉल सेंटर से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा के बनवसा पुलिस को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति बैंक मैनेजर बताकर बैंक का काम होने की बात कहकर क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगकर धोखे से उसके खाते से रकम निकाल ली गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अभियुक्त फैज आलम को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
देखिए, ये बनबसा थाने में एक बैंक मैनेजर बनके, ये बैंक अधिकारी बनके लोगों के साथ ठगी करने वाले व्यक्ति का आज गिरफ्तारी की गई है। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। बेसिकली ये बैंक मैनेजर बनके लोगों को फ़ोन करता था, तो उनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल लेके उनसे ऑनलाइन शॉपिंग करता था, और ऑनलाइन शॉपिंग से जो सामान आता था उसको भी OLX पे बेच देता था। तो ये काफ़ी टिपिकल मामला, जिसमें हमारे जो साइबर सेल है उसने लगभग काफ़ी लंबी मेहनत, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद में आज दिल्ली से ये फैज़ आलम नामक जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया है, जिससे कब्जे से कॉल सेंटर का काफ़ी सामान, जिसमें काफ़ी फ़ोन वगैरह है, एंड्रॉयड फ़ोन्स है, सिम कार्ड्स है, पैन कार्ड है, इवन डेबिट कार्ड वगैरह है, वो काफ़ी इनके कब्जे से बरामद किए हैं और फिलहाल उसको अभी जेल भेजा जा रहा है। इससे अभी और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये 1 साल से इस तरह के धंधे में लगा हुआ था। तो STF को भी हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है ताकि इसकी और डिटेल देखी जा सके। इसने कई इस तरह की और भी काम किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खुलासा रहा है। तो इसको देखते हुए मेरी तरफ से टीम को 5,000 रुपये के इनाम की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने टीम का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद चोरी 4 बाइक बरामद की गई। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। और एक टीम बना करके, जिसमें सब इंस्पेक्टर विजय और अन्य हमारे कर्मचारीगण थे, इनके द्वारा 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनके नाम है सूरज और विशाल। ये क्रमशः किच्चा और रामनगर के हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये बाइकें चोरी करते हैं। इसमें से एक बार इन्होंने ट्रांजिट कैंप से बाइक चोरी करके ले जा रहे थे, तो पुलिस की टीम जब लालपुर में चेकिंग कर रही थी तो ये छोड़ के वहाँ भाग गए थे, जो कि बाइक वहीं चौकी में दाखिल है। इसी प्रकार से इन्होंने एक और बाइक चोरी करी थी, जो कि चेकिंग होने के कारण ये सिडकुल में छोड़ दिए थे, जिसको हमने वेरीफाई किया तो वो पंतनगर थाने में है। इन्होंने यूपी से भी एक बाइक चोरी करी थी। इस प्रकार से कुल 4 बाइक प्रकाश में आया है, जिसमें से 2 बाइकें हमारे द्वारा। खबर उत्तराखंड के मैंगलोर से है, जहां सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। करोड़ों रुपए खर्च कर उत्तराखंड देवभूमि में 4 लाइन सड़क का निर्माण किया गया था, जिससे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही हाईवे पर बड़े हादसे को दावत दे रहा। दिल्ली हरिद्वार NH 58 हाईवे पर बना पुल किसी बड़ी दुर्घटना की राह देख रहा। हादसों को दावत देता मैंगलोर में गंगनगर पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। रोजाना हजारों की संख्या में हल्के और भारी वाहन इसी पुल से गुजरते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पुल के बीच का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। पुल के नीचे गंग नहर बह रही है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से क्षतिग्रस्त पुल की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।